हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अकाली आंदोलन 1920 से 1925 का उद्भव और विकास। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अकाली आंदोलन 1920 से 1925 का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ। कहते हैं सन 1920 में गुरुद्वारों में सुधार के लिए मिलकर जो है आवाज़ उठाई गई। 1920 में गुरुद्वारों में सुधार के लिए मिलकर आवाज़ उठाई गई और जत्थों में एक जो है एकजुट स्वयं सेवकों द्वारा गुरुद्वारों के सुधार के लिए अवामी आवाज़ बुलंद की गई ताकि महंतों और सरकार के नामंजूर एजेंडों के मजबूर किया जाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जत्थों के रूप में एकजुट स्वयं सेवकों द्वारा गुरुद्वारों के सुधार के लिए अवामी आवाज़ बुलंद की गई ताकि महंतों और सरकार के नामंजूर जो बातें हैं, जो उनकी कूटनीति है, जो एजेंडे हैं, उनको मजबूर किया जाए कि वह गुरुद्वारे का नियंत्रण स्थानीय सिखों को सौंप दी, क्योंकि उसमें वो भोग विलास में पड़े हुए थे और सिख जो हैं ये चीज़ देख नहीं सकते थे कि उनके जो है पूजनीय चीज़ों पर ये इस तरह के प्रबंधे करें। इसलिए वो मजबूर करना चाहते थे, लेकिन अहिंसक रूप में, हिंसक के रूप नहीं, अहिंसक। इसलिए वो चाहते थे कि जो भी गुरुद्वारे हैं वो सिखों के हाथों में सौंप दिया जाए। देखा जाए तो अगला पहला पॉइंट आता है सिखों द्वारा सियालकोट गुरुद्वारे पर कब्जा, क्योंकि सिखों ने सियालकोट गुरुद्वारे पर कब्जा किया। सियालकोट गुरुद्वारा के महंत के मृत्यु के बाद उसकी विधवा ने ऑनरेरी मजिस्ट्रेट गंडा सिंह की सरपरस्ती में अपने छोटी आयु के पुत्र को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। छोटी आयु के पुत्र को जो है इसने उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जब महंत की मृत्यु हो गई। और इस घटना से सिखों में गुस्से का लहर फैल गई और 5 अक्टूबर 1920 को सिखों का एक विशाल इकट्ठा वहाँ किया गया। यानी सिख जो थे बहुत अधिक मात्रा में वहाँ 1920 में इकट्ठा हुए 5 अक्टूबर के दिन, और उन्होंने गुरुद्वारे पर कब्जा करके महंत को वहाँ से निकाल फेंकने का फैसला किया। शुरू में अंग्रेजों प्रशासन ने महंत की सहायता की, पर जब सिखों ने गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया तो उसे शाम वहाँ पर अंग्रेज कमिश्नर आया और ऐलान किया कि सिखों के धार्मिक मामलों में दखल देने की अंग्रेज सरकार की कोई मंशा नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर कमिश्नर ने दोहरा चाल चला। जब उनसे कब्जा नहीं हो सका गुरुद्वारा पर तो उन्होंने जो है सिखों के साथ बोलने लग गए हमदर्दी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सिखों को पता था कि उन्होंने किस प्रकार जो है अपनी इस धरोहर पर उन्होंने किस प्रकार जो है कब्जा किए। सिख जैसे चाहें वह अपने गुरुद्वारे का प्रबंधन चला सकते थे, ये अंग्रेज कमिश्नर का कहना था। महंत गुरुद्वारा छोड़कर भाग गया और गुरुद्वारा सिखों के सीधे प्रबंधन के अधीन आ गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी यहाँ पर। उसके पश्चात देखें हम तो हरिमंदिर साहिब और अकाल तख्त और कब्जा, जो कि अक्टूबर 1920 में हुई थी। हरिमंदिर साहब और अकाल तख्त पर कब्जा अक्टूबर 1920। अक्टूबर 1920 में सिखों ने हरिमंदिर साहिब अमृतसर के बिल्कुल नज़दीक जलियांवाला बाग में एक मीटिंग की। उन्होंने फैसला किया कि उस दिन ही हरिमंदिर साहब और अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया जाए और महंत को बाहर निकाल फेंक दिया जाए। स्वर्ण मंदिर का नियंत्रण अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर द्वारा नियुक्त किया गया एक सिख प्रबंधन ने अपने हाथों में ले रखा था। जो स्वर्ण मंदिर था उसका नियंत्रण जो था अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के द्वारा नियुक्त किया गया एक सिख प्रबंधन के हाथों में था। जत्थेदार करतार सिंह झब्बर को 25 सिखों के साथ हरिमंदिर साहिब और अकाल तख्त का कब्जा लेने के लिए नियुक्त किया गया था। यानी ये इन्होंने भी जो है जत्थेदार करतार सिंह झब्बर को 25 सिखों के साथ हरिमंदिर साहब को अकाल तख्त कब्जा करने के लिए नियुक्त किया गया था
और इन बहादुर सिखों का जत्था हरमंदिर साहिब गया और महंत को बाहर निकाल फेंका। इसके बाद श्रद्धालु हरि मंदिर साहब का सामने बने तख्त अकाल बुंगा की ओर कूच कर गए और सिख धर्म के इन दोनों केंद्र का प्रबंधन संभाल लिया। इस पर सरकार ने सुधारों का नाराज नहीं करना चाहा। यानी देखा जाए तो इस पल का सरकार ने सुधारकों को नाराज नहीं करना चाहा और फैसला किया कि ऐसे नाजुक और भावनात्मक मुद्दे पर उभर रही असंतुष्टि और अवज्ञा की इस लहर को थामने के लिए सिखों को खुश रखा जाए और उनकी मांग मान ली जाए, क्योंकि उनको पता था कि जैसे 1857 में सिखों ने उनकी मदद की, आने वाला समय में भी सिख उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन उनको शायद पता नहीं था कि सिख ने जो है आज़ादी की जो है स्वाद चख ली थी। इसलिए इसने यही ठीक समझा कि सरकार द्वारा नामित प्रबंधक इस्तीफा दे दे और मंदिर का प्रबंधन सिखों को सौंप दिया जाए। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने जथेदार करतार सिंह झब्बर और कुछ अन्य सिख संस्थाओं को बुलाया और गवर्नर के आदर्शों के बारे में सूचित भी किया, क्योंकि सिखों ने हरिमंदिर साहब परिसर का नियंत्रण संभाल लिया तो सरकार इस मामले में कोई दखल नहीं देगी, क्योंकि यह सिखों का धार्मिक मामला है। यानी देखिए यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों का दाल नहीं गल रहा था, तो इन्होंने जो है धार्मिक मुद्दे का नाम दिया और उनको पता था कि सिखों के अगर इस कार्रवाई में अगर उन्होंने हस्तक्षेप किया तो सिख उनको जो है उखाड़ फेंकेंगे, और ये बात जो है डिप्टी कमिश्नर को साफ समझ में थी। उसने रस्मी तौर पर हरमंदिर साहिब परिसर का जो है कब्जा उन्हें सौंप दिया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का गठन, जो कि नवंबर 1920 में की गई थी। अक्टूबर 15, 1920 को अकाल तख्त पर हुई एकात्मता में यह ऐलान किया गया कि 15 नवंबर 1920 को गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का चुनाव करने के लिए सिखों की एक मीटिंग बुलाई जाए। हजारों सिख मिनटों में शामिल हुए, यानी इस कार्रवाई में हजारों सिख जो है सम्मिलित हुए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। कमेटी के सदस्यों का योग्यता निर्धारित करने के लिए अकाल तख्त से जो है हुक्मनामा जारी किया गया, जो कि जरूरी थी। प्रत्येक सदस्य जो था अमृतधारी सिख हो, ये बात रखी गई कि प्रत्येक सदस्य जो हो अमृतधारी सिख हो, पांचों चीज धारण करता हो और कोई कुरहित न करता हो और 10 बंद होता हो। ऐसे 175 सदस्य नामित किए गए और सरदार सुंदर सिंह मजिस्ट्रिया को जो है अध्यक्ष में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का गठन किया गया। और इस प्रबंधन में फौरन प्रभावशाली कदम उठाने के लिए भाई हरवंश सिंह अटारी की प्रधानगी में जो है 36 नवंबर सिखों की एक समिति बनाई गई, यानी 36 जो है नामवर सिखों की एक समिति बनाई गई। कमेटी का पहले अधिवेशन 12 दिसंबर 1920 को अकाल तख्त पर आयोजित हुआ। कमेटी का पहला अधिवेशन जो था 12 दिसंबर 1920 को अकाल तख्त पर आयोजित हुआ और सुंदर सिंह मजिस्ट्रिया और अटारी के हरवंश सिंह और भाई जोत सिंह को जो है क्रमवार प्रधान, उप प्रधान और सचिव चुना गया। यानी देखा जाए तो सुंदर सिंह मजिस्ट्रिया को जो है यहाँ पर प्रधान चुना गया, अटारी के हरवंश सिंह को जो है उप प्रधान चुना गया और भाई जोधा सिंह को जो है सचिव चुना गया। इसका संविधान बनाया गया और 27 अगस्त 1921 में SGCF की आम सभा की मीटिंग अकाल तख्त अमृतसर पे हुई। यानी देखा जाए तो SGPC की आम सभा की मीटिंग अकाल तख्त अमृतसर में पर हुई और इसमें से 31 सिखों की कार्यकारिणी समिति चुनी गई। अनुभवी सिख नेता बाबा खड़क सिंह को इसका प्रधान चुना गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है शिरोमणि अकाली दल का गठन, जो कि दिसंबर 1920 में की गई। कहते हैं 14 दिसंबर 1920 को सिखों ने SGPC की सहायता करने के लिए व फैसले लागू करने के लिए शिरोमणि अकाली दल का गठन किया, जिसके प्रधान सरमुख सिंह झब्बल बने। अकाली दल सिखों की राजनीतिक प्रतिनिधि संस्था बन गया,
जिसने अपना कार्य बड़े ही प्रभावशाली ढंग से किया और इसका कार्य बिग दयाल महंतों के गुरुद्वारे कब्जे में करने के लिए कार्यवाही करने वाले लोग तैयार और प्रशिक्षित भी करना था। इसने एक गुरुमुखी समाचार पत्र अकाली शुरू किया। गुरुमुखी समाचार पत्र जो है अकाली के द्वारा शुरुआत की गई थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और शिरोमणि अकाली दल ने सिख धार्मिक संस्थाओं और इसकी अध्यक्ष निधियों में सुधार के लिए आंदोलन को तेजी कर दी। सिख राय और निरंतर प्रदर्शन की जा रही शक्ति के दबाव तले महंतों ने गुरुद्वारों की संपत्ति चुनी हुई कमेटी को सौंपना शुरू कर दी और वे सवेतन ग्रंथी या पाठी बनाने के लिए सहमत हो गए। तो ये शिरोमणि अकाली दल का बनाया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे जो है महंतों को जो गुरुद्वारे जो है उनको सौंपने के लिए वो तैयार हो गए और ये जरूरी भी था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गुरुद्वारा तरन तारण साहिब फरवरी 1921। कहते हैं 24 जनवरी 1921 को अकाल तख्त अमृतसर में सिखों की सभा के दौरान एक महिला ने तरन तारण गुरुद्वारे के महंत को दुराचार के बारे में बताया। एक महिला ने तरन तारण के गुरुद्वारे महंत के दुराचार के बारे में बताया और जथेदार तेजा सिंह भुच्चर जो 40 सिखों को लेकर गुरुद्वारे में पहुंचा। गुरुद्वारे कार्यकर्ताओं ने उस पर हमला भी किया। कहते अल-दीनपुर का जो हजार सिंह इस धार्मिक हिंसा का शिकार हुआ और गुरुद्वारा सुधार लहर में शहीद होने वाला पहला योद्धा बना। एक अन्य काली वसुकोट निवासी हुकम सिंह ने भी दम तोड़ दिया और कहते हैं सिख 26 जनवरी 1921 को महंत को बाहर करने तथा गुरुद्वारे का प्रबंधन अपने हाथों में लेने में सफल हुए, जिसके लिए 15 सिखों की कमेटी भी बना दी गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि गुरुद्वारा तरन तारण साहिब फरवरी 1921 में जो घटना घटी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गुरुद्वारा ननकाना साहिब, जो कि फरवरी 1921 में हुई थी। उद्धव और विकास कहते हैं गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान ननकाना साहिब का संरक्षण नारायण दास था, जो सबसे अमीर महंत था। उसकी प्रतिष्ठा सम्मानजनक नहीं था अमीर, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा तो जाए सम्मानजनक नहीं था। जब 20 फरवरी 1921 को लगभग 200 अकालियों का जत्था गुरुद्वारे में आया तो नारायण दास के निजी सैनिक इन शांतिपूर्ण स्वयं सेवकों पर जो है बंदूकों जो है तलवारों और लाठियों तथा अन्य घातक हथियारों से टूट पड़े। चारों ओर से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। जथेदार नेता भाई लक्ष्मण सिंह को जो है गुरुद्वारा ग्रंथ साहिब के सामने बैठकर अपनी हाजिर लगा रहे थे, उन पर भी जानलेवा हमला किया गया और कई सिखों को जो है केरोसिन तेल डालकर जिंदा जला दिया गया। कहते हैं इस जत्थे के करीब 130 सिख जो थे शहीद हो गए। अब 130 शहीद जो इसमें शहीद हुए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और कहते हैं इस कत्लेआम का समाचार दूर दूर तक निराशा और चारों तरफ जो है उदासी छा गई। कहते हैं हजारों की संख्या में सिख गुरुद्वारे में पहुंचे, जिसे ब्रिटिश अधिकारियों ने सेना की सहायता से बंद कर रखा था। इस घटना पर दुख पर शोक प्रकट करने के लिए पंजाब के ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल सर एडवर्ड मैकलेगन और महात्मा गांधी, मुस्लिम नेता शौकत अली और मोहम्मद अली विशेष तौर पर ननकाना साहिब पहुंचे। नारायण दास तथा उनके कुछ साथी गिरफ्तार करके लाहौर जेल में भेज भी दिए गए। सरकार की नीति अभी भी स्पष्ट नहीं थी। एक तरफ तो यह गुरुद्वारे पर अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहती थी और दूसरी ओर सिखों की दुश्मनी तथा नाराजगी भी नहीं लेना चाहती थी। यानी यहाँ पर जो था अंग्रेजों के लिए दुतरफा संकट थी। इन सब के बावजूद मंदिर का प्रबंधन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के उप प्रधान सरदार हरवंश सिंह को जो है अटारी को देख रेख में 7 सदस्यीय कमेटी को सौंप दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज जो है सिखों को नाराज करना भी नहीं चाहती थी और जो है गुरुद्वारे अपने नियंत्रण से खोना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। इसलिए गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के उप प्रधान सरदार हरवंश सिंह अटारी को देख रेख में 7 सदस्यीय कमेटी को जो है ननकाना साहिब गुरुद्वारा जो है सौंप दिया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गुरुद्वारा पंजा साहिब,
जो कि नवंबर 1920 की घटना थी। गुरुद्वारा पंजा साहिब गुरु नानक की याद में बना ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जहां नानक ने मुस्लिम फ़कीर वली कंधीर के द्वारा अपनी ओर फेंका पत्थर हाथ से रोककर उसका घमंड तोड़ा था। SGPC के निर्णय अनुसार करतार सिंह झब्बर सिख जत्थों का नेतृत्व करता हुआ महंत को बाहर करने पहुंचा। सिख शांत रहने के लिए दृढ़ संकल्पी थे। उन्हें कई कुर्बानियां देनी पड़ी, पर वह गुरुद्वारे के महंत से मुक्त कराने में सफल रहे। कहते हैं ऐसे बहुत से कुर्बानी जत्थे थे जिन्होंने अपने जो है गुरुद्वारे को जो है आज़ाद कराने में अपनी प्राण की आहुति दे दिया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है स्वर्ण मंदिर खजाने की चाबियाँ। स्वर्ण मंदिर खजाने की चाबियाँ, जो कि एक और घटना थी जो कि नवंबर 1921 में हुई। कहते एक अन्य संकट 7 नवंबर 1921 को खड़ा हो गया, जब अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने सुंदर सिंह राम गढ़िया से स्वर्ण मंदिर खजाने की चाबी छीन ली। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने इसका सख्त विरोध किया तथा सिखों की बैठक बुलाकर इस घटना की निंदा करने के लिए आह्वान भी किया। और इसके अतिरिक्त अपनी नाराजगी प्रकट करने का एक तरीका सिखों द्वारा हड़ताल के रूप में भी अपनाया गया। जिस दिन प्रिंस ऑफ वेल्स भारतीय समुद्र तट पर उतरने वाले थे, उसी दिन से जो है हड़ताल शुरू हो गई। उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स के दौरे के साथ होने वाली किसी भी कार्यक्रम में भाग न लेने का वादा किया। ब्रिटिश जेलों को भरने के लिए सिख अकाली पगड़ियों बांधे हुए गुरुबानी के शब्द गाते हुए जत्थों के रूप में कुछ करने लग गए। सेवानिवृत्त सैनिकों में ने पेंशन लेने से इनकार कर दिया और अकालियों के साथ मिल गए। सरकार ने दुश्मनी निकालने के लिए SGPC के विद्वान नेताओं बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। विद्रोह का दबाव बढ़ता देखकर सरकार ने रास्ता खोल दिया, क्योंकि जब जो है नेता कहते SGPC के विद्वान नेता खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह को जब गिरफ्तार किया तो विद्रोह का दबाव बढ़ता देखकर सरकार ने रास्ता खोल दिया और 19 जनवरी 1922 को दरबार अधिकारी ने लाल कपड़े में लिपटा हुआ चाबियों का गुच्छा SGPC के प्रधान खड़क सिंह को सौंप दिया। महात्मा गांधी ने तार द्वारा संदेश भेजते हुए कहा कि भारतीय स्वतंत्रता की पहली निर्णयात्मक अंक जीत ली है। यानी देखा जाए तो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण जीत थी, जहां पर सिखों ने जो है परवान चढ़ाए। इसमें महात्मा गांधी ने भी तार से इस बात को संदेश भेजा कि भारतीय स्वतंत्रता की पहली निर्णयात्मक जंग को जो है जीत लिया और अंग्रेजों को जो है झुका दिया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गुरुद्वारा जो है गुरुद्वारा गुरु का बाग की मुक्ति, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, जो कि 1922 में घटी थी। गुरुद्वारों की मुक्ति करवाने की चरम सीमा तब आई जब गुरु का बाग गुरुद्वारे को जो है अहिंसावादी ढंग से मुक्त करवाया गया। कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर देखा जाए तो गुरुद्वारे की मुक्ति कराने का चरम सीमा तब आई जब गुरु का बाग गुरुद्वारे को जो है अहिंसावादी ढंग से जो है मुक्त करवाया गया। और 23 अगस्त 1921 में SGPC ने गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेज बहादुर की याद में बना ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु का बाग मुक्त करवाने के लिए सिखों का एक जत्था भेजा गया, जिसे महंत सुंदर दास को वहां से निकाल बाहर किया। लेकिन महंत ने साथ वाली जमीन पर अपनी निजी अधिकार जमा लिया था। एक बार महंत ने लंगर के लिए गुरुद्वारे के जमीन से वृक्ष काटने की चोरी की शिकायत कर सिखों गुरुद्वारे से गिरफ्तार करवा दिया। इन सिखों पर जो है मामला चलाया गया और इन्हें 6 महीने की कड़ी सजा भी सुनाई दी गई। कहते हैं 29 अगस्त 1922 को अकाल तख्त पर सिखों की एक भारी एकत्रता हुई और उन्होंने गुरु का बाग में महंत की सहायता करने की पुलिस ज्यादती के विरुद्ध शांतिपूर्ण मोर्चा करने का फैसला किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। सिख जत्थे स्वयं को गिरफ्तार करवाने के लिए हर रोज जाने लगे, यानी सिख के जो जत्थे थे प्रतिदिन जाते थे और अपने आप को जो है गिरफ्तार करवाती थी। सरकार ने स्वयं सेवकों का भयभीत करने के लिए सख्त कार्रवाई करने की योजना बनाई। जो लकड़ियां काटने के लिए जत्थे में आए उन्हें बड़ी निर्ममता से पीटा गया
और पुलिस के कठोर व्यवहार और खुद पर अत्याचार के बावजूद भी सिख शांत ही रहे। उन्होंने किसी प्रकार का हिंसा का सहारा नहीं लिया। उन्होंने यह दर्शा दिया था कि इस युद्ध के मैदान में शानदार दिलेरी दिखाकर हथियार बंद वालों को हराने वाले सिख शांति प्रिय भी रह सकते हैं। यानी इन्होंने इस साफ बात उनके दिमाग में भर दिया कि आप जितना मर्जी अत्याचार हम पे कर लो, लेकिन हम अपने गुरुओं के बागों को हम आपके हाथ में जाने नहीं देंगे। हमारी जान चली जाएगी लेकिन हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। इस शांतिपूर्ण मोर्चों में 5,605 सिखों ने गिरफ्तारी दी। एक ईसाई मिशनरी C.S. डेविस 12 सितंबर 1922 को इस जगह आया और वह अकालियों के सकारात्मक विरोध व ईर्ष्या जैसे नम्र व्यवहार से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उनके कहने पर सर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड मैकलेगन गुरु का बाग स्वयं पहुंचे और सिखों को मारना बंद करने की आज्ञा दे दी। और कहते हैं 7 नवंबर 1922 को सरकार ने सिखों के सामने समर्पण कर दिया और यह यकीन दिलाते हुए सिख जैसे चाहें अपने गुरुद्वारे का प्रबंधन चला सकते हैं। गिरफ्तार किए हुए सभी व्यक्ति छोड़ दिए गए और सिखों ने गुरुद्वारे और इसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और अपने प्रबंधन अधीन ले लिए। तो कहते हैं सिखों ने ऐसे बहुत से लड़ाई लड़े जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसी के साथ अगला है सिखों द्वारा जौतों मोर्चों में जीत। तो चलिए देखते हैं सिखों द्वारा जौतों मोर्चों में जीत की क्या विशेषता थी। हमारे समक्ष आगे आया है सिखों द्वारा जौतों मोर्चे में जीत, जो कि 1923 से 24 काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था। कहते हैं 9 जुलाई 1923 को अंग्रेज सरकार ने नाभा के महाराजा रिपुदमन सिंह को अब सदस्य कर दिया, जो उन दिनों फैल रहे सिख आंदोलन का समर्थक था। 29 अगस्त 1923 को कुछ सरकारी अधिकारियों ने गुरु ग्रंथ साहिब का अपवित्रकरण कर दिया, जिससे सिखों में रोष व्याप्त हो गई, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब का अपवित्रीकरण करना सिखों में एक बहुत बड़ी रोष का कारण बना। और यह जौतों में किया गया था, जो नाभा रियासत के क्षेत्र में पड़ता था। सिखों ने 14 सितंबर 1923 को मोर्चा शुरू कर दिया और बहुत से सिख गिरफ्तार भी कर लिए गए। कुछ सरकारी अधिकारी गुरु ग्रंथ साहब के अखंड पाठ करने में भी विध्वंस डाल रहे थे, विघन डाल रहे थे। बार बार बहुत से सरकारी अधिकारी गुरु ग्रंथ साहब के अखंड पाठ में भी विघन डाल रहे थे। और 15 सितंबर 1923 को SGPC ने फैसला किया कि अकाल तख्त से 25 सिखों का एक जत्था प्रतिदिन जौतों भेजा जाए और गुरु ग्रंथ साहब के प्रति अपवित्रीकरण के लिए अकाल तख्त के नाभा रियासत के प्रशासक गुरुदयाल सिंह के पंथ से छोक दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर घटना घटी। उसके पश्चात देखें तो अंग्रेज सरकार ने सिखों के इस मुजाहरों के ख़त्म करने के लिए पूरे प्रयत्न किए और 13 अक्टूबर 1923 को SGPC और अकाली दल दोनों को गैर कानूनी घोषित भी कर दिया गया और इन दलों के नेता गिरफ्तार भी कर लिए गए। कईयों की सजा भी दी गई और कईयों को जीवन भर के लिए निष्कासित भी कर दिया गया। इसे सिख में और भी गुस्सा भड़का और उन्होंने मोर्चा का समर्थन करने का दृढ़ संकल्प कर लिया और 9 फरवरी 1924 को 500 सिखों का एक जत्था, जिसे शहीदी जत्था भी कहा गया, एक निर्देश के साथ अकाल तख्त पे भेजा गया कि सरकार चाहे कितनी भी उकसाए और दमन करे, पर प्रत्येक सिख शांति प्रिय रहेगा। जौतों के नज़दीकी बड़गाड़ी में ये 10,000 सिख इस जत्थे में शामिल हो गए। 10,000 सिखों का शामिल होना बहुत बड़ी बात थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता डॉक्टर किचुल और गिडवानी और न्यूज़ टाइम्स ऑफ अमेरिका के मिस जिमत भी इस सिख जत्थे के साथ थे, जो गुरु ग्रंथ साहिब के दिव्य शब्दों का गायन करते हुए गुरुद्वारा डिब्बी साहिब जौतों की ओर बढ़ चला। नाभा के बरतानवी प्रशासन ने घोषणा कर दी कि और आगे न बढ़ा जाए। पुलिसों ने मशीन गन से गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिससे जत्थे के बहुत से सदस्य जख्मी हो गए
और मारे भी गए, पर इसके बावजूद भी सिख रुके नहीं और गुरुद्वारा डिब्बी साहिब जा पहुंचे। पुलिस की गोलियों में 12 सिख मारे गए और 50 सिख जख्मी हो गए। बहुत से सिख गिरफ्तार कर लिए गए और उन जुल्म भी किया गया, उनको हर तरह से प्रताड़ना दी गई, पर सिखों की भयभीत न किया जा सका। और इन सभी जायदियों के बावजूद भी सरकार सिखों की गुरुद्वारे पहुंचने से रोकने में असफल रही। जत्थे निरंतर जोतों के आते रहे। सरकार के जुल्मों और धमकियों के बावजूद भी ऐसे 16 जत्थे निरंतर जोते पहुंचे। मोर्चा इतना फैल चुका था कि शहीदी जत्थे पंजाब से, बाहर से और विदेशी से भी जोते पहुंचने लग गए, जैसे कनाडा, हांगकांग और अन्य देशों से भी। अंग्रेज सरकार को हराना अब सिखों की इज्जत का प्रश्न बन गया था, ताकि वह सिखों के साथ टकराने के बारे में भी कभी सपने में भी न सोच सके। सरकार ने इस पर बंधन बहुत ही प्रयत्न किए कि गिरफ्तार हुए सिख समर्पण कर दे, पर इसके लिए वह किसी भी को तैयार न कर सके। कहते हैं 200 से अधिक सिखों जेलों में भरे गए और सैकड़ों को प्रताड़ना झेलनी पड़ी, परंतु सिखों का मनोबल अपनी शिखर पर बना रहा और ये टिक से भी बिंग भी नहीं हुआ। सिखों ने मोर्चों में जीत हासिल की और अंग्रेज सरकार को झुकना ही पड़ा और उनकी मांगे मानकर गुरुद्वारे का नियंत्रण उन्हें सौंप दिया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 कहते सिखों की दृढ़ता देखकर अंग्रेज सरकार उनके सामने झुक गई। उन्होंने सभी गिरफ्तार सिखों को छोड़ दिया और सिखों को यकीन दिलाया कि वे कभी उसके धार्मिक मामलों में दखल नहीं देंगे। इस तरह अंग्रेजों ने सिखों के साथ किसी भी भावी टकराव से बचने के लिए युक्ति का सहारा लिया। अपने इन चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा गुरुद्वारे का सीधा प्रबंधन स्वयं करने की सिखों की बड़ी देर से चली आ रही मांग मान ली गई और महंतों को सभी गुरुद्वारों से निकाल दिया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अंग्रेज सरकार ने सिख गुरुद्वारा कानून 1925 पास किया गया और यह 1 नवंबर 1925 से लागू हुआ। इस कानून की व्यवस्था के अनुसार ये बात मुख्य रखी गई कि सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारे अब SGPC के सीधे नियंत्रण के अधीन होंगे। अन्य गुरुद्वारे जो इसमें निश्चित किए गए थे वो SGPC के निगरानी में चुने गई स्थानीय प्रबंधन कमेटियों के अधीन होंगे और SGPC का चुनाव सभी सिख वोटर करेंगे और यह अपने पदधारी 1 साल के लिए चुनेगी। SPG का पहला चुनाव 18 जून 1926 को हुआ और इसकी पहली बैठक 4 सितंबर 1926 को हुई। शोहददारों और कार्यकारिणी कमेटी का चुनाव 2 अक्टूबर 1926 को हुआ। बाबा खड़क सिंह जो थी SP के प्रधान चुने गए, जबकि मास्टर तारा सिंह इसके उप प्रधान थे। नई SGPC ने सिख गुरुद्वारे का प्रबंधन पिछली SGPC से 11 नवंबर 1926 को संभाल लिया। कहते हैं जो सिख ने स्वयं ही बनाई थी और इस तरह इस कानून द्वारा सिख अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा सिख गुरुद्वारों का सीधा प्रबंधन अपने हाथों में लेने का उद्देश्य में सफल रहे। सिख गुरुद्वारा कानून में एक सिख जुडिशियल कमीशन की व्यवस्था थी, जिसका कार्य सिख गुरुद्वारे कानून के लागूकरण से सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र के परे धार्मिक मामलों में फैसला करना था। तो इस तरह सिखों ने अपने सिख गुरुद्वारा एक्ट पास किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था और इन्होंने हर एक गुरुद्वारा पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। देखा जाए तो यहाँ पर सिखों की जो कुर्बानी थी, जो उनकी सहनशीलता थी, जो उन्होंने अहिंसा का सहारा लिया, वो कहते हैं जग के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल उदाहरण प्रस्तुत किया उन्होंने। कहते हैं अंग्रेज इतना क्रूर थे कि इन पे हर तरह के प्रताड़ना की, लेकिन फिर भी ये अपने उद्देश्य से इधर से उधर नहीं हुए और इन्हीं कारणों से उनको समझ में अंग्रेज़ों को आ गया कि अब भारत के लोग मानने वाले नहीं हैं। और देखा जाए तो आज़ादी की इन्होंने आज़ादी की पहली कील इन्होंने ठोक दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था जिस पे हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया और हर एक पहलू को समझने की कोशिश किया। कहते हैं सिख ने जो यहाँ पर उत्तम कदम उठाई, शायद ही इतिहास में इसको भुलाया जा सकता है। आगे का टॉपिक दोस्तों हमारा रहेगा गुरुद्वारा सुधार आंदोलन का प्रभाव और परिणाम, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप बने रहे तिरपान से सेंटर के साथ। अगर आपको समझ में आई वीडियो
अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों समझना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको समझ में आता है, कुछ हद तक तो ज़रूर आया होगा, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही निर्भर सन्नाटा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार और देखिएगा तो और भी समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि कहते हैं ना, कोई चीज़ बार बार कोशिश करने से ही कामयाबी प्राप्त होती है। ठीक है, अगर ये कोशिश अगर आप बार बार करते हो और साथ में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने के भी विचार रखना है।